10 क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है। अब तो लास्ट टॉपिक आज है, इसलिए जिन बच्चों ने अब तक इस सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वो जाके देख सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी मेन टॉपिक है, काफ़ी इस पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, वेरी शॉर्ट मिलता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पे होता है। तो आज जो टॉपिक सारे कंप्लीट होने वाले हैं, इसके बाद जो आपको मैं वीडियो दूंगा उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसी चैनल पे आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हीटिंग इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने हीटर तो देखा होगा, तो हीटर में क्या होता है, जैसे आप प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फौरन उसमें करंट जाता है, फौरन वो बहुत रेड हॉट होके काफ़ी हीट एनर्जी डेवलप करने लगता है। करंट गया तभी डेवलप की, वैसे नहीं करा। ठीक इसी तरह से और चीज़ें, टोस्टर देखा होगा, टोस्टर हीटर जो आपका होता है वो भी काफ़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप करता है। तो ये चीज़ें तो हीट एनर्जी डेवलप करती ही करती, जो आपको वहाँ पे डायरेक्टली दिख रही है, जो स्पेशली बनी है हीट एनर्जी देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हीट एनर्जी देने के लिए ही अप्लायंसेस बने हैं वही सिर्फ हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी भी जो अप्लायंसेस ऐसे होते हैं, या कह सकते हैं सारे अप्लायंसेस आपके होते हैं जो सब के सब हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम जनरेट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। कुछ आपको हीट एनर्जी फ़ौरन दिख जाती है कि हीट एनर्जी डेवलप हो रही है यहाँ पे, कुछ आपको नहीं पता चलता है हीट एनर्जी डेवलप हो रही है। तो ऐसा क्यों, कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्यों इतनी कम एनर्जी उसमें जनरेट हो रही है और किसी में बहुत ज़्यादा क्यों हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, पूरा सीखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन में सुनाता हूँ आपको क्या इसकी डिफिनीशन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे मेन वर्ड आपका यहाँ पे आ चुका है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू हाई रेजिस्टेंस। तो पहला वर्ड आ चुका है हाई रेजिस्टेंस, वायर। वायर मीन्स कोई कंडक्टर हो सकता है, कोई अप्लायंसेस हो सकता है, किसी की बात हो सकती है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, इट इज ए कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये डायरेक्टली डिफिनेशन हो गई कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर में से करंट पास होगा, वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है कि हाई रेजिस्टेंस होगी तो ज़्यादा जनरेट होगी, कम रेजिस्टेंस होगी तो कम रेजिस्टेंस, कम हीट एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगी। इतनी कम जनरेट होगी कि आपको हो सकता है वहाँ पे पता भी ना चले कि हीट वहाँ पे जनरेट हो रही है। तो क्लियर हो गया पहला टॉपिक कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हाई रेजिस्टेंस होने पे ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, कम होने में कम होती है। ठीक, इसके अलावा ये तो डिफिनेशन थी, छोटी सी थी, क्लियर हो गई आपको। इसका फॉर्मूला भी होता है कि आखिर हीट एनर्जी कितनी डेवलप हो रही है। उससे आपको ये भी क्लियर होगा कि आखिर किन किन चीज़ों पे हीट एनर्जी डिपेंड होती है उसका जनरेट होना। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला यहाँ पे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के डायरेक्टली, यानी कि आई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा। जितना ज़्यादा करंट वहाँ पे बनेगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पे डेवलप होगी। साथ में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी। इज थर्ड, तो क्लियर है कि एच ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, क्योंकि जितनी देर तक उस अप्लायंसेस को हम यूज़ करेंगे, टाइम जितना ज़्यादा देंगे, हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा वहाँ पे जनरेट होगी। ये क्लियर हो गया आपको। ये उसका फॉर्मूला बन के आ गया है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक अदर नेम भी होता है जो एग्जाम में काफ़ी लिख के आता है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। ये काफ़ी क्वेश्चन बन के आता है, डिफाइंड द जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, या सिर्फ जूस लॉ लिख के आ जाता है। तो आपको ये जो है फॉर्मूला प्लस उसका रिलेशन आपको वहाँ पे नोट डाउन कर देना है, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि हीट, जो किसी चीज़ का हीट जनरेट होना किस पे डिपेंड है, आखिर करंट पे है। जितना ज़्यादा करंट वहाँ पे जाएगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी। रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इसलिए जो आपने देखा होगा कि जो हीटर होते हैं या आयरन होती है, तो उसमें जो प्रेस जो लगाते हैं, या टोस्टर कह दीजिए या पे वाटर हीटर, इन सब में जो कॉइल लगा होता है, जो वायरिंग की जाती है, उसका जो वायरिंग की जाती है,
जो आपका हीटर होता है, हीटर देखा आपने, उससे जो वायरिंग की जाती है इस तरह से कॉइल एक होता है, जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम एक ऐसा मेटल है आपका जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो इसलिए यहाँ से जैसे करंट जाता है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो नाइक्रोम बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप करने लगता है। अब आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर हीट एनर्जी डेवलप ही क्यों होती है। ये तो क्लियर हो गया कि इन चीज़ों पे डिपेंड है, लेकिन हीट क्यों जनरेट हुई, ऐसा क्या हुआ उस अप्लायंसेस के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर जो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई। तो होता क्या चीज़ है यहाँ पे, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होना स्टार्ट होते मीन्स करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है मीन्स होता होगा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा फ्लो होते हैं उतनी ज़्यादा करंट बनता है। लेकिन होता क्या चीज़, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बन जाता है। आपस में बहुत इलेक्ट्रॉन आपस में चलते हुए टकराते ज़्यादा हैं, तो इन टकराने से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ज़्यादा फ्रिक्शन से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। इसलिए हाई रेजिस्टेंस के होने से उनका जो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पे डेवलप हो जाती है, क्योंकि यहाँ रुकावट ज़्यादा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो मुश्किल से वहाँ पे फ्लो कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को, उतनी ज़्यादा वो हीट एनर्जी अपनी डेवलप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। इसलिए आर के बढ़ने से एच बढ़ेगा, टी के बढ़ने से एच बढ़ेगा, आई स्क्वायर के बढ़ने से एच बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वहाँ पे हीट डेवलप हो जाएगी। एक वायर होता है उसमें भी हीट एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती। तो कोई भी कंडक्टर होगा सब में हीट एनर्जी डेवलप होती है। बस ये है कि जिसकी हाई रेजिस्टेंस होगी उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी, जिसकी लो रेजिस्टेंस होगी उसमें कम हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक में लेके आया वो एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मीन्स कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ होता है, कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं पहले सेंटेंस में पढ़ता जाऊँगा, फिर उसके बारे में आपको बताता जाऊँगा। तो पहला मैंने वर्ड यहाँ, पहला पैराग्राफ जो लिखा है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, room heater, water heater, all appliances contain coil of high resistance wire made of the nichrome wire। तो यहाँ पे मैंने अब बताया है कि जितने अप्लायंसेस के बारे में लिखा है ये सारे के सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इनमें जो होती है हाई रेजिस्टेंस होती है और साथ में उसमें जो वायर लगा होता है वो नाइक्रोम को होता है, क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हमने देखा होगा, जैसे स्विच ऑन करते हैं कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ये देने लगता है। तो क्यों देने लगता है, ऐसा क्या होता है उसमें, तो उसमें एक वायर लगा होता है टंगस्टन का, ठीक है, वो बहुत रेड हॉट हो जाता है लेकिन जलता नहीं है। जलता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है जलने के लिए, उसके अंदर आर्गन गैस डली होती है या नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से वो वायर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं उसके पास, क्योंकि ये आपकी नोबल गैसेस होती है, तो नोबल गैसेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो मेटल हमारा जलता नहीं है, सिर्फ रेड हॉट होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और लाइट वहाँ पे डेवलप करने लगता है। तो थर्ड पॉइंट पे आओ तो बहुत मेन टॉपिक है, इज लास्ट थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखा होगा आपके घर में जो होता है सिस्टम में लगा होता है, इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम जहाँ बना होगा वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होगा जो आपके घर को सेफ रखेगा, अप्लायंसेस को सेफ रखेगा उनके डैमेज होने से। तो ऐसा क्यों क्या होता है, साइड में पिक्चर में दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ये फ्यूज़ की पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे। तो होता क्या है, इसका ना एक वायर लगा होता है, मैं साइड पिक्चर बना के दिखाता हूँ छोटी सी आपको, जो आपका, तो ये मैं एक फ्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये फ्यूज़ का में यहाँ पे एक वायर लगा होता है। तो ये कैसे वर्क करता है पहले पूरा दिखाता हूँ। ये आपका सिस्टम है, ये आपका अप्लायंसेस है जो आपका वर्क कर रहा है, टीवी हो गया, कुछ कह सकते हैं टीवी है। तो उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे उसके सीरीज़ में ये है, इसका प्लस माइनस लगा देता हूँ, ये पूरा सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। ये प्लस माइनस मीन्स आपका कनेक्टिविटी है जहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, 220 वोल्टेज आ रहा है मान के चलिए, तो 220 आ रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, फेस में लगता है। इसका वर्क ये है कि इसमें एक
वायर लगा होता है, उस वायर से करंट पास होता है और वो वायर जो होता है फ्यूज में लगा हुआ वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे। जैसे ही करंट उसमें पास होता है तो उसकी एक लिमिट होती है मेल्ट होने की, उसकी लिमिट होती है मेल्ट होने की कि ज़्यादा अगर करंट वहाँ से पास होगा तो वो फौरन मेल्ट हो जाएगा, हीट जनरेट करेगा और जैसे हीट ज़्यादा जनरेट करेगा वो मेल्ट होके आगे करंट जाने को रोक देगा क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा। सीरीज में लगा हुआ, सीरीज में लगा है, अगर ये डैमेज हो गया करंट आगे नहीं जाएगा। तो ये डैमेज हो जाता है हाई वोल्टेज पे या हाई करंट पे। बाई चांस 220 वोल्टेज आ रहे थे, आराम से वर्क कर रहा, टीवी चल रहा था, लेकिन बाई चांस किसी सिस्टम की गड़बड़ी से वहाँ पे 400 वोल्टेज आ गया, 400 वोल्टेज टीवी आपको खराब हो जाएगा अगर फ्यूज लगा नहीं है। लेकिन फ्यूज अगर लगा होगा तो क्या होगा, जैसे ही इससे टीवी में करंट जाने से पहले उसको किससे गुजरना पड़ेगा, इस फ्यूज से गुजरना पड़ेगा। फ्यूज इतना वोल्टेज दे के फौरन क्या करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा, हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा जनरेट करेगा वो खुद डैमेज हो जाएगा और आगे करंट जाने नहीं देगा, जिससे हमारा टीवी बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, बचा लेगा। ऐसे सारे अप्लायंस बच जाएंगे अगर आपका ये फ्यूज वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये काम इसका है, ये वर्क किससे करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो वायर लगा होता है वो किसका लगा होता है, वो एक कॉपर वायर लगा होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर में लिखा है यहाँ पे। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं। हाई मेल्टिंग अगर पॉइंट हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट में किसके कंपेयर, जो ये हमारा कनेक्टिंग वायर लगा होगा उसके कंपेयर इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया तो ये तो डैमेज ही नहीं होगा हाई वोल्टेज पे। इसलिए कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, यानी ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत थिन होना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा वोल्टेज पे फ़ौरन डैमेज हो जाए, हीट एनर्जी इतनी डेवलप हो कि ये डैमेज हो जाए, ताकि ये हमारा सर्किट फ़ौरन शॉर्ट हो जाए और आगे करंट ना जाए। तो ये क्लियर होगा वो आपको टॉपिक। अब मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए जिन बच्चों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाले बहुत ही अच्छे वीडियो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के